हेलो बच्चों। तो अगर आपने इसके प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो उसमें मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। समझाने की मैंने कोशिश की है लाइन बाय लाइन। और ये थर्ड वीडियो है इस चैप्टर का। ये थोड़ा टाइम लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ा डिटेल समझाने की कोशिश की है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। इसके आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे आज, ठीक है। तो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है, हिस्ट्री, एंड द चैप्टर वी आर रीडिंग इज प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओके, सो लेट्स go to the next topic. We were about to read the reading mania. Okay, through the 17th and 18th century literacy rates went up in the most part of the Europe. 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे ये जो लिटरेसी रेट जो है वो थोड़ा अच्छा खासा ऊपर चला गया था। यूरोप के बहुत सारे लोग धीरे धीरे पढ़ने लगे थे। उन्होंने पढ़ना शुरू किया था तो धीरे धीरे अब लोगों में जो है ये चीज़ें विस्तार हो रही थी कि पढ़ा जाए। Churches of different denominations set up schools in villages carrying literacy to peasants and artisans. By the end of the 18th century, in some parts of Europe, literacy rates were as high as 60 to 80%. तो धीरे धीरे जो चर्च हैं उनके डिफरेंट डिनोमिनेशन जो है उन्होंने स्कूल गांव में स्कूल्स बनाने शुरू कर दिए थे ताकि लिटरेसी रेट जो है वो बढ़ सके, ठीक है। तो अब यूरोप के ऑल आई थिंक 17 से 18 सेंचुरी में 60 to 80% जो है लिटरेसी रेट वो बढ़ चुकी थी। एज लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देर वॉज अ वर्चुअल रीडिंग सॉरी डिजिटल बुक्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है, पता नहीं, थोड़ा सा क्लिक हो गया इधर से उधर हो जाता है। ओके, सॉरी। एज लिटरेसी एंड स्कूल स्प्रेड इन यूरोपियन कंट्रीज देयर वर अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया। पीपल वांटेड बुक्स टू रीड एंड प्रिंटर्स प्रोड्यूस बुक इन एवर इंक्रीजिंग नंबर। जो लिटरेसी रेट जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गए थे यूरोप के कंट्रीज़ में। अब वहाँ पे एक वर्चुअल रीडिंग मैनिया बढ़ना शुरू हुआ था। जो लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंट करना चाहते थे, तो ये सब चीज़ें हैं जो वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर्ड इन प्रिंट टारगेटिंग न्यू ऑडियंस, बुक सेलर्स एम्प्लॉयड पेडलर्स हु रोम्ड अराउंड विलेजेस कैरिंग लिटिल बुक्स फॉर ऑल। जो नए फॉर्म्स जो थे पॉपुलर लिटरेचर के अपेयर हुए एक प्रिंट के रूप में। अब नए नए अपने ऑडियंस को वो टारगेट करते थे, नए नए कस्टमर्स क्रिएट करते थे, कस्टमर्स बनाने की कोशिश करते थे। तब उसमें जो है जो लोग बुक कैरी करके जो बेचते थे ना घर घर गांव में जा कर के, उनको क्या किया था, बुक सेलर्स वगैरह ना उनको एम्प्लॉय बना के रख लिया था और उनसे उनके थ्रू अपना वो बुक सेल्स करवाते थे। देयर वर अलमांसेस और रिचुअल कैलेंडर्स अमंग विद बालार्ड्स एंड फोकटेल्स। यहाँ पे अलमांसिस मीन्स होता है जो रिचुअल्स होते हैं ना कुछ लाइक फेस्टिवल्स है ना, इन सब के कैलेंडर्स। अब वो जो है पोएम और फोक टेल्स के साथ साथ अब ये सब भी आने लगे थे प्रिंट में। बट अदर फॉर्म्स ऑफ रीडिंग मैटर लार्जली फॉर एंटरटेनमेंट बिगन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स एज वेल। तो बाकी जो फॉर्म होते थे रीडिंग के वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए होते थे और वो धीरे धीरे लोगों में बढ़ना शुरू हुआ था उन्होंने, ठीक है। इन इंग्लैंड पेनी चैप बुक्स वर कैरिड फॉर प्रिटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन एंड सोल्ड फॉर पेनी सो दैट इवन द पुअर कुड बाय देम। अब यहाँ पे चैप बुक क्या होता है ये यहाँ पे दिया गया है। अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब पॉकेट साइज बुक्स दैट आर सोल्ड बाय ट्रैवलिंग पेडलर्स लाइक कॉल्ड चैपमैन। एक छोटा सा बुक होता था, बहुत ही छोटा सा बुक होता था जिसको पॉकेट बुक कहा जाता था, जिसको ट्रैवलिंग पेडलर्स है ना वो बेचते रहते थे, तो उसको उनको चैपमैन कहते थे। दिस बिकेम पॉपुलर फ्रॉम द टाइम ऑफ 16th सेंचुरी प्रिंट रेवोल्यूशन। ये 16वीं शताब्दी के प्रिंट रेवोल्यूशन के टाइम पे पॉपुलर हुआ था।
सोल्ड फॉर पेनी, सो दैट जो ये छोटे छोटे तरीके से बेचे जाते थे ताकि जो छोटे गरीब लोग होते थे ना वो भी उसको खरीद पाए, ठीक है। इन फ्रांस वर द बिलॉथ किबली विच वर लो प्राइस्ड स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर एंड बाउंड इन चीप ब्लू कवर्स। ये जो क्या कहते हैं, फ्रांस में जो है एक छोटे से ब्लू कलर के कवर में एक छोटा सा वो बहुत ही पुअर क्वालिटी का पेपर बेचा जाता था जिसको ये बिलॉथ क्यू ब्लू कहते थे। सो they were then there were romances printed on 4 to 6 pages, and the more substantial histories, which were stories about the past. Book were various sizes, serving many different purposes and interests. वहाँ पे अब दूसरा था रोमांस और प्रेम के बुक्स होती थी जो कि 4 से 6 पेजेस में प्रिंट की जाती थी, और उसमें जो है हिस्ट्रीज भी होती थी पास्ट के बारे में। तो उसके जो बुक्स हैं वो अलग साइज में और अलग पर्पस और इंटरेस्ट के तरीके से वो बेचे जाते थे, ठीक है। द पीरियोडिकल प्रेस डेवलप्ड फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी, कंबाइनिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट करंट अफेयर्स विद एंटरटेनमेंट। जो पीरियोडिकल प्रेस होते थे वो धीरे धीरे बढ़ने लगे अराउंड 18th सेंचुरी। तो उसमें होता था करंट अफेयर्स, एंटरटेनमेंट वगैरह सब चीज़ें होती थी। न्यूज़पेपर एंड जर्नल carried information about war, trade as well as news for the development in other places. न्यूज़पेपर जर्नल्स होते थे वो व्यापार और बाकी और सारे जो डेवलपमेंट होते थे अलग अलग प्लेसेस पे उसको जो है वो लोग कैरी करते थे, ठीक है। सिमिलरली द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट एंड फिलोसफर्स नाउ बिकम मोर एक्सेसिबल टू द कॉमन पीपल. Ancient and medieval scientific texts were compiled and published, and maps and scientific diagrams were widely printed. उसी तरह से जो साइंटिस्ट होते थे, फिलोसफर्स होते थे, उनके जो कई कुछ नए नए आइडियाज़ होते थे तो वो कॉमन पीपल को तक पहुंचाने के लिए वो लोग अब वो प्रिंट करने लगे। और एंशिएंट एंड मेडाइवल साइंटिफिक टेक्स्ट होते थे ना वो भी कंपाइल करके और पब्लिश किए जाते थे। फिर धीरे धीरे मैप्स और साइंटिफिक डायग्राम्स है ये सब वाइडली प्रिंट होने लगे। When scientists like Isaac Newton began to publish their discoveries, they could influence a much wider circle of scientifically minded readers. The writings of thinkers such as Thomas Paine, Voltaire, and Jean-Jacques Rousseau were widely printed and read. Thus, their ideas about science, reason, and rationality found their way into popular time. जो साइंटिस्ट हुए आइजक न्यूटन, उन्होंने अपनी भी डिस्कवरीज जो है वो सभी प्रिंट के थ्रू इन सबको जो है वो आगे बढ़ाया था। और कुछ थिंकर्स थे, थॉमस पाइन, वोल्टेयर एंड जेन जैक्स रोजो, वो भी उन्होंने भी अपनी चीज़ों को प्रिंट करी, पढ़ाई, लोगों को प्रिंट के थ्रू उन्होंने पब्लिश करी। और उसके उनके जो आइडियाज़ थे साइंस को लेकर के, रैशनैलिटी के लेकर के, रीज़न थे, वो भी उन्होंने उसको उस हिसाब से पब्लिश किया था, ठीक है। ये पढ़ लें हम। In 1791, a London publisher, James Langton, wrote in his diary. 1791 में लंदन पब्लिशर थे जेम्स लैकिंगटन, उन्होंने अपनी डायरी में लिखा था ये। द सेल ऑफ बुक्स इन जनरल हैज increased prodigiously within the last 20th century. The poorer sort of farmers or even the poor country people in general who before that period spent their winter evening in relating story of witches, ghosts, hobblings now shorten their winter night by hearing their sons and daughters read them tales, romances etc. उन्होंने लिखा कि जो बुक्स की सेल है इन जनरल वो है पिछले 20 सालों में काफ़ी बढ़ गए हैं। पहले जो गरीब लोग थे, इवन जो गरीब किसान वगैरह थे, वो पहले भूत और पिशाच इन सब की स्टोरी वगैरह पढ़ के अपना ठंडी की रात को गुजारते थे ना। अब उनके बच्चे जो हैं कुछ अलग अलग स्टोरीज उनको सुनाते हैं। इफ जॉन गोज टू टाउन विद लोड ऑफ हे, ही इज चार्ज टू बी श्योर नॉट टू फॉरगेट ब्रिंग होम पेरेग्रिन पिकल्स एडवेंचर, एंड व्हेन डॉली इज सेंट टू सेल देयर एग्स, शी इज कमीशन टू परचेज द हिस्ट्री ऑफ जोसेफ एंड्रयूज। ये वही एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कैसे चीज़ें डिफरेंट चेंज हो गई थी आफ्टर दिस प्रिंटिंग टाइम्स, ओके। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। Tremble therefore tyrants of the world, ठीक है। This is our next short topic. Let's see क्या है इसमें। By the mid 18th century, there was a common conviction that books were the means of spreading progress and enlightenment. Many believed that books could change the world, liberate society from despotism and tyranny, and herald a time when reason and intellect would rule, ठीक है।
बाय द मिड 18th सेंचुरी के मध्य से देर एक कॉमन धारणा बन गई थी कि बुक है जो वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा है वो क्या कहते हैं ये प्रोग्रेस और नए नए विचार लोगों के बीच में लाने में वो संभव हो सकता है। बहुत लोगों ने बिलीव किया कि जो बड़े लोग थे वो लोग जो छोटे लोगों पे अत्याचार करते थे, निरंकुशता करते थे। यहाँ डेस्पोटिज्म का मीन्स है निरंकुशता, टायरनी का मीन्स है अत्याचार। ठीक है, तो वो जो है सोचने लगे थे लोग कि हो सकता है बाय द टाइम चीज़ें चेंज हो जाए और वो लोगों पे जो अब इसके आने से जो है लोगों में थोड़ी बहुत जागरूकता फैली और चीज़ों को वो लोग अच्छे और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें। ठीक है, Louis Sebastian Mercier, a novelist in 18th century France, declared the sorry, I don't know what's happening today. God knows what is it. Well, हाँ, तो in the printing press is most powerful and engine of the God, what is it? तो उन्होंने ऐसा बताया कि जो प्रिंटिंग प्रेस है जो मोस्ट पावरफुल इंजन है प्रोग्रेस और पब्लिक ओपिनियन का। ठीक है, तो इन बहुत तरीक़ों से जो है जो पुरानी अत्याचार है वो सब लोगों के बीच जो जागरूक बढ़ेगा तो हो सकता है उससे वो दूर हो पाए। ठीक है, लोगों के बीच में समझ आ पाए। इन मैनी ऑफ मर्सियर नॉवेल्स द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म्ड बाय एक्ट्स ऑफ रीडिंग। They devour books, are lost in the world books create, and becomes enlightened in the process, convinced of the power of print in bringing enlightenment and destroying the basis of despotism. Mercier proclaimed, "Tremble, therefore, tyrants of the world, tremble before the virtual writer." तो उन्होंने वो जो नॉवल बनाते थे उसमें एक हीरो बनाते थे जो कि बहुत लोगों को इनलाइटमेंट लाता था, बहुत तरीके से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता था, लोगों के बीच में एक नया प्रोस्पेक्ट डालने की कोशिश करता था। तो ये उनका कहना था कि ये जो प्रिंटिंग है और ये जो बुक्स है और ये जो रीडिंग मैनिया है इसने ना बहुत लोगों का बहुत ही तरीके से लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। तो लोगों को अत्याचार से जैसे जैसे लोगों को समझ मिलती है तो उनको पता चलता है कि कौन उनको सप्रेस करना चाह रहा है, कौन उनके ऊपर अत्याचार करना चाह रहा है। तो इससे जो है लोगों को हेल्प मिलती है समझने में कि वो खुद को इन सब चीज़ों से कैसे बाहर ला पाए। ठीक है, यस, प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन, प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रेवोल्यूशन। ठीक है, let's see, many historians have argued that print culture created the conditions within which French Revolution occurred. बहुत सारे हिस्टोरियंस ने आर्ग्यू किया है कि प्रिंट कल्चर ने एक ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दिया है कि जो कि लोगों में एक रिवोल्यूशन की तरह से उसने ला दिया है। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ आर्गूमेंट हैव बीन यूजुअली पुट फॉरवर्ड, 3 तरह के जो आर्गूमेंट्स है यूजुअली जो कि सामने लाए गए उसमें से ये है, फर्स्ट ये है, प्रिंट popularized the ideas of enlightenment thinkers collectively. Their writings provided a critical commentary on tradition, superstition, and despotism. They argued for the rule of reason rather than custom and demanded that everything be judged through the application of reason and rationality. They attacked the scared authority of the church and despotic power of the state, thus eroding the legitimacy of social border based on tradition. The writings of Voltaire and Rousseau were read widely, and those who read these books saw the world through new eyes, and they were questioning, critical and rational. ठीक है, तो जो पहला चीज़ें जो पॉपुलर हुई वो हुई कि प्रिंट है ना लोगों की एनलाइटमेंट बढ़ाती है, लोगों के अंदर ज्ञान का विस्तार किया है, जिससे वो चीज़ों में डिफरेंस करना सीख गए हैं कि कैसे जो बड़े लोग होते थे जिनके पास अथॉरिटी होती थी, जो चर्च होती थी, वो लोगों को किस तरह से रूल करते थे, कैसे उनके भावनाओं को, उनकी चीज़ों को उन्होंने अपने कंट्रोल में रख रखा था ताकि उससे बाहर वो लोग ना जा पाए। ठीक है, तो लोगों को अंदर उसमें जो एक राइटिंग थे वॉल्टेयर एंड रोज़ेओ,
जिनको बहुत ज़्यादा तरीके से ज़्यादा ज़्यादा वाइडली जो है उनको पढ़ा जाने लगा उनकी चीज़ों को। और क्योंकि उन्होंने नए तरीके से लोगों को समझाने की कोशिश की थी, तो लोगों में उस चीज़ का विस्तार हुआ और उन्होंने सोचना शुरू किया कि हाँ, चीज़ों को उन्होंने डिफरेंट तरीके से देखना शुरू किया। ठीक है। I am really sorry for this inconvenience causing, because I'm not sure what is happening. Seriously, I'm not doing anything. I don't know why it is happening like that. Second, print created, come on. Print created a new culture of dialogue and debate. All values, norms, and institutions were evaluated and discussed by a public that had become aware of the power of reason and recognized the need to question existing ideas and beliefs. Within this public culture, new ideas of social revolution came into being. ठीक है। प्रिंट ने जो है नए संवाद और बहस की एक नई संस्कृति बनाई। समस्त मूल्यों, मानदंडों और संस्थानों का फिर से मूल्यांकन किया गया, चर्चा की गई। जनता जो कि तर्क की शक्ति से अवगत हो गई थी, मौजूदा विचारों और विश्वासों पर सवाल उठाने की आवश्यकता को मान्यता दी। ठीक है। प्रिंट जो है अब इसके अंदर जो है ये सार्वजनिक संस्कृति, सामाजिक क्रांति के नए विचार जो है वो अस्तित्व में आ गए। थर्ड, by the 1780 there was an outpouring of literature that mocked the royalty and criticized their morality. In the process it raised the questions about existing social orders. ठीक है। तो 1780 के आसपास में जो है लिटरेचर जो है रॉयल्टी को मॉक किया, उनकी मोरालिटी को क्रिटिसाइज़ किया, और इन दिस प्रोसेस इट रेज्ड क्वेश्चन अबाउट, हाँ, अब इन सब चीज़ों के दौरान जो है जो एक सोशल ऑर्डर है उसको भी लोग सवाल खड़ा करने लगे। ठीक है। Cartoons and caricatures typically suggested that monarchy remained absorbed only in sensual pleasure, while the common people suffered immense hardship. This literature circulated underground and led to the growth of hostile sentiments against the monarchy. ठीक है। तो और कार्टून और कैरिकेचर है ना, उसने आमतौर पर सुझाव दिया कि राजशाही केवल अवशोषित बनी रही। ठीक है। जिसमें कामुक सुख, जबकि आम लोगों को बहुत नुकसान हुआ, बहुत कठिनाइयाँ हुई। यह साहित्य भूमिगत रूप से प्रसारित हुआ और इसके लिए नेतृत्व किया गया। राजशाही के खिलाफ शत्रुतापूर्ण भावनाओं का विकास हुआ। ठीक है। और हम इन सब तर्कों को कैसे देखते हैं? इनमें कोई संदेह नहीं है कि इस प्रिंट ने जो है वो आइडियाज़ को स्प्रेड किया है। ठीक है। बट वी मस्ट रिमेंबर दैट पीपल डिड नॉट जस्ट रीड वन काइंड ऑफ लिटरेचर. इफ दे रीड द आइडियाज़ ऑफ वॉलिट एंड रोजो, दे वर ऑल्सो एक्सपोज्ड to monarchical and church propaganda. They were not influenced directly by everything they saw or read. तो अब हम इन सब चीज़ों को कैसे देखते हैं? इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्रिंट ने बहुत सारे आइडियाज़ को स्प्रेड किया था, लेकिन हमें एक बात और याद रखनी चाहिए कि सिर्फ लोगों ने सिर्फ एक ही तरह के लिटरेचर को नहीं पढ़ा था, उन्होंने बहुत सारे तरह के लिटरेचर को पढ़े थे। बहुत सारे मोनार्कियल आइडिया जो है वो एक्सपोज हुए थे, चर्च के प्रोपेगेंडा एक्सपोज हुए थे। तो सिर्फ वो लोग एक डायरेक्टली एक ही चीज़ से इन्फ्लुएंस नहीं थे कि उन्होंने पढ़ा और सुना और बस वो इन्फ्लुएंस हो गया, ऐसा नहीं था। उन्होंने बहुत सारे आइडियाज़ को एक्सेप्ट भी किया, बहुत सारे आइडियाज़ को उन्होंने रिजेक्ट भी किया। ठीक है। अब उन्होंने अपनी तरीके से चीज़ों को देखना शुरू किया। ठीक है। प्रिंट डिड नॉट डायरेक्टली शेप देयर माइंड, बट इट डिड ओपन द पॉसिबिलिटी ऑफ थिंकिंग डिफरेंटली. प्रिंट ने जो है उनको एक ही तरीके से सोचने के लिए मजबूर नहीं किया था, लेकिन जबकि उन्होंने क्या किया था कि प्रिंट ने लोगों के तरह सोचने के तरीक़ों को जो है उसको चेंज किया था, उसमें बदलाव किया था. ठीक है. Here we comes the next topic, the 19th century. I'll try to cover more today, but let's see how much I can do. The 19th century saw vast leaps in mass literacy in Europe, bringing in large number of new readers among children, women and work. तो 19th century ने बहुत सारे लोगों को जो है अब देखा था लिटरेसी, क्योंकि बहुत सारे लोग लिटरेट हो गए थे यूरोप में. अब बहुत सारे लोग पढ़ने लगे थे, बच्चे हो गए, विमेन हो गए, वर्कर्स, ये सब इन्होंने सबने पढ़ना शुरू किया था.
As primary education became compulsory from the late 19th century, children became an important category of readers. Production of school textbooks became critical for publishing industry. A children's press devoted to literature for children alone was set up in France 1857. ठीक है, अब जैसे ही प्राथमिक शिक्षा जो है अनिवार्य हो गई लेट 19वीं शताब्दी में, बच्चे एक महत्वपूर्ण श्रेणी बन गए थे पाठकों का। अब स्कूल पाठ्य पुस्तकों का उत्पादन जो है वो महत्वपूर्ण हो गया था प्रकाशन उद्योग के लिए। सिर्फ एक बच्चे की प्रेस जो है वो उन्हीं को समर्पित थी। अकेले बच्चों के लिए साहित्य 1857 में फ्रांस में स्थापित किया गया था। ठीक है, दिस प्रेस पब्लिश्ड new works as well as old fairy tales and folk tales. The Grimm brothers in Germany spent years compiling traditional folk tales, gathering from peasants. What they collected was edited before the stories were published in collection of 1812. Anything that was considered unsuitable for children would appear vulgar to the elites, was not included in the published version. Rural folk tales thus acquired a new form. In this way, print recorded old tales but also change them. ठीक है, इस प्रेस ने नए कार्यों के साथ साथ पुरानी परियों की कहानी को प्रकाशित किया, जैसे कि लोक कथाएं हो गई। जर्मनी में ग्रिम ब्रदर्स ने वर्षों बिताए एक किसानों की एकत्र की गई पारंपरिक लोक कथाओं का संकलन किया। कहानियों के प्रकाशित होने से पहले उन्हें संपादन किया गया था। 1812 में एक संग्रह में कुछ भी जिस पर विचार किया गया था बच्चों के लिए अनुपयुक्त था, अभिजात वर्ग के लिए अश्लील दिखाई देगा, इसलिए उन्होंने इस बात का ध्यान रखा। प्रकाशित संस्करण में शामिल नहीं था, उसमें थी ग्रामीण लोक कथाएं। ठीक है, और इस प्रकार नया रूप प्राप्त किया गया। इस तरह प्रिंट रिकॉर्ड किया गया पुराना कहानियों को भी उसमें बदल दिया गया था। अब women became more important as readers as well as writers. Penny magazines were especially meant for women, as were manuals teaching proper behavior and housekeeping. When novels began to written in the 19th century, women were seen as important readers. Some of the best known novelists were women: Jane Austen, the Bronte sisters, George Eliot. Their writings became important in defining a new type of woman, a person with will, strength of personality, determination and the power to think. वुमेन भी है, धीरे धीरे वो राइटर्स और बनने लगी, पढ़ती थी, लिखती थी। अब जो है वो मैगजीन्स वगैरह में उनके भी चीज़ें प्रिंट होने लगी थी। कुछ ऐसी मैगजीन्स होती थी जो स्पेशली वुमेन के लिए होती थी, जैसे जिसमें उनको उनके सारी चीज़ों का विस्तार किया जाता था, उनके प्रॉपर बिहेवियर को, हाउस कीपिंग की चीज़ों को उसमें डिस्क्राइब किया जाता था। When novels began to written in the 19th century, women were seen as important readers. जब नॉवेल्स जो शुरू हुआ था 19th सेंचुरी में लिखना और बनाना शुरू किया गया था, उसमें वुमेन को दिखाया गया कि एक इम्पॉर्टेंट रीडर के तौर पे उनको दिखाया गया था। सम ऑफ द बेस्ट नॉन नॉवेलिस्ट वर वुमेन। कुछ जो बहुत ही बेस्ट नॉवेलिस्ट होती थी उनमें जेन ऑस्टन का भी नाम आता है। अब आपने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पर तो शायद आप बड़े हो जाओगे तो पढ़ोगे। जेन ऑस्टन एक फेमिनिन राइटर हैं, जिन्होंने अपने बुक्स के थ्रू फेमिनिस्ट को एक अलग तरीके से दिखाने की कोशिश किया था। ठीक है, द ब्रॉन्ट सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट, देयर राइटिंग्स बिकम इम्पोर्टेंट डिफाइनिंग ए न्यू टाइप ऑफ वुमेन। जैसे मैंने बताया कि उनके जो राइटिंग्स थी उन्होंने औरत का जो दूसरा पहलू, सिर्फ घर और झाड़ू पोछा बर्तन से लेकर के उनका एक दूसरा पहलू दिखाने की कोशिश किया था, जो कि स्ट्रॉन्ग है, उनकी पर्सनालिटी अच्छी है, डिटर्मिनेशन है, उनके पास सोचने समझने की क्षमता है। खैर, औरतों के पास हमेशा से ही सोचने समझने की क्षमता ज़्यादा रही है, बट हमारी जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है वो अपने आप को ज़्यादा सुपीरियर मानते हैं, जो कि बहुत ही गलत टर्म है। इट्स नेवर बीन दैट वे, बट हाँ, लोगों ने सप्रेस करने की कोशिश की है औरतों को। तो इसलिए लड़कियों ज़्यादा पढ़ो और ज़्यादा समझदार बनो, ये इन सब फालतू चक्करों में मत पड़ा करो। खैर,
Lending libraries has been existence from the 17th century onwards. In the 19th century, lending libraries in England became instruments for educating white collar workers, artisans, and lower middle class people. Sometimes self-educated working class people wrote for themselves. After the working day was gradually shortened from the mid 19th century, workers had some time to self improvement and self expression. They wrote political tracts and autobiographical in लार्ज नंबर्स. तो जो लेंडिंग लाइब्रेरीज होती थी, मतलब कि जहाँ पे उधार पुस्तकालय होते थे, वो 17वीं शताब्दी में अपने अस्तित्व में थे. लेकिन आगे 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड में पुस्तकालय उधार देना सफ़ेद पोश श्रमिकों कारीगरों को शिक्षित करने के लिए उपकरण बन गए थे, और निम्न मध्य वर्ग के लोग कभी कभी स्वशिक्षित काम वर्गों के लिए अपने लिए लिख लिया करते थे. कार्य दिवस के बाद था. 19वीं शताब्दी के मध्य से धीरे धीरे छोटा हो गया. श्रमिकों ने आत्म सुधार और आत्म अभिव्यक्ति के लिए कुछ समय अपने लिए रखा. उन्होंने लिखा. अब क्या करते थे वो, उन्होंने अब अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देना शुरू किया, और बड़ी संख्या में राजनीतिक मार्ग और आत्मकथाएं जो है उन्होंने लिखनी शुरू की थी. ठीक है. फर्दर इनोवेशंस. By the late 18th century, the press came to made out of metal. Through the 19th century, there were series of further innovations in printing technology. लेट 18th सेंचुरी के बाद जो है प्रिंट जो है मेटल से बनने जाने लगे थे. अब 19th सेंचुरी में है, वहाँ पे एक सीरीज शुरू हो गई थी जिसमें एक प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का नया अवतार हुआ था. By the mid 19th century, Richard M. Hoe of Newark had perfected the power-driven cylindrical press. This was capable of printing 8,000 sheets per hour. जो this is important. I think you have to mark it out. Richard M. Hoe of Newark had perfected the power-driven cylindrical press. पावर ड्रिवन जो पावर से चल जाता था एक सिलेंड्रिकल प्रेस था, जिसमें कैपेबिलिटी थी 8,000 शीट्स को जो है वो पर आवर वो करता था, प्रिंट करता था. दिस प्रेस वॉज पर्टिकुलरली यूजफुल फॉर प्रिंटिंग न्यूज़पेपर. ये ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली न्यूज़पेपर को प्रिंट करने के लिए वो तैयार किया गया था. ठीक है. तो in the late 19th century, this offset press was developed which could print up to the 6 colors at the time. ये जो है 6 कलर को जो है एक ही टाइम पे वो प्रेस करता था, प्रिंट कर लेता था. फ्रॉम द टर्न ऑफ द 20th century, इलेक्ट्रिकली ऑपरेटेड presses accelerated printing operations as series of other development followed. तो जो 20th सेंचुरी में धीरे धीरे चीज़ें इवॉल्व होती गई, इलेक्ट्रिकली ऑपरेट होते गए प्रेस. अब इसने प्रिंटिंग ऑपरेशंस को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दे दिया था. अब डेवलपमेंट की एक सीरीज जो है वो बढ़ गई थी. मेथड्स ऑफ फीडिंग पेपर इम्प्रूव, द क्वालिटी ऑफ प्लेट्स बिकम बेटर, ऑटोमेटिक पेपर रील्स एंड फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स ऑफ द कलर रजिस्टर वर इंट्रोड्यूस. धीरे धीरे जो है अब चीज़ें बेहतर हो गई, डेवलपमेंट हो गया. पेपर की जो क्वालिटी वो बेहतर आने लगी, प्रिंटिंग जो है वो क्वालिटी बेटर आने लगी. ऑटोमेटिक पेपर रील्स हो जाते थे, फोटो इलेक्ट्रिक कंट्रोल था उन पे, कलर रजिस्टर जो है अलग अलग कलरफुल चीज़ें आने लगी थी. द अक्यूमुलेशन ऑफ सेवरल इंडिविजुअल मैकेनिकल इंप्रूवमेंट्स ट्रांसफॉर्म्ड द अपीयरेंस ऑफ प्रिंटेड टेक्स्ट. जो प्रिंटिंग्स थे उनके चीज़ों में वो सुधार होने लगे, मैकेनिकल इम्प्रूवमेंट आने लगे उनको. जो प्रिंटिंग टेक्स्ट थे उनको भी ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था. Prints and publishers continuously developed new strategies to sell their product. 19th century periodical serialized important novels which gave birth to the particular way of writing novels. In the 1920s in England, popular works are sold in cheap series. प्रिंटर और पब्लिशर्स जो थे वो अपनी नए नए स्ट्रैटेजीज़ को हमेशा फॉलो करते थे, नए नए स्ट्रैटेजीज़ लेके आते थे अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए. 19th सेंचुरी जो है in 1920 in England, popular work were sold in cheap series called shilling series. 1920 में इंग्लैंड में जो एक पॉपुलर जो है वो वर्क है वो चीप सीरीज़ में जाके बेचे जाने लगी.
उसको चिलिंग सीरीज कहा जाने लगा। द डस्ट कवर और द बुक जैकेट इज ऑल्सो इन 20th सेंचुरी इनोवेशन। जो डस्ट कवर होते थे और बुक जैकेट होते थे वो भी 20th सेंचुरी में का इनोवेशन था। विद द onset of Great Depression in 1930, publishers feared a decline in book purchase. To sustain buying, they bought out cheap paperback edition. अब 19th सेंचुरी पब्लिशर्स जो है उन्होंने बुक परचेज को डिक्लाइन कर दिया और उन्होंने सस्ता पेपर बैग जो है एडिशंस लाना शुरू किया था। एडवर्टीजमेंट एट रेलवे स्टेशन इन इंग्लैंड, लिथोग्राफ बाय अल्फ्रेड कॉनकेनन 1874। प्रिंटेड एडवर्टीजमेंट एंड नोटिस वर प्लास्टर्ड ऑन स्ट्रीट वॉल्स, रेलवे प्लेटफॉर्म से पब्लिक बिल्डिंग, ये सब दिख रहे हैं, ये स्टेशन थी जिस पे यहाँ पे ये सब चीज़ें प्रिंट की जाती थी। और ये पिक्चर है 1874 की। So I guess it's for that only. I don't know how much pages it's left. मेरे ख्याल से एक और वीडियो में ये है, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट वीडियो में मैं इसको कवर करने की कोशिश करूँगी। हाँ, एक और वीडियो बनेगा क्योंकि अभी मैं उतने बड़े चीज़ को अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, तो प्रॉब्ली वन मोर वीडियो और उसके हाँ एक और वीडियो में हो जाएगा। ओके, सो इट्स डन हियर। आई थिंक आई एम एबल टू क्लैरिफाई दोज थिंग्स। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं इसको समझा पाऊँ बेहतर तरीके से, और मैं आगे भी कोशिश करती रहूँगी। ये मैं फिर से बता दूं कि ये जो वीडियो है ये क्लास 10th के CBSE के बच्चों के लिए जो इस बार बोर्ड में अपीयर कर रहे हैं, और ये हिस्ट्री का चैप्टर है, हिस्ट्री का 5th चैप्टर है। एंड मैंने अपने तरफ से कम समझाने की कोशिश की है, बट अगर इसमें भी अगर आपको कुछ लगता है कि मैं इसको कुछ और भी बेहतर तरीके से या थोड़ा डिफरेंट तरीके से अगर समझाने की कोशिश करूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई टू मेक इट वर्क इट ऑन। ठीक है, तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और ऑब्वियसली आपके एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। चीज़ों को बेहतर और बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। और डेट्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे चैप्टर्स में, तो खैर इसमें तो बहुत ज़्यादा डेट्स नहीं हैं, बट जो भी है एक आधी है उसको भी याद करने की कोशिश कीजिए। अगर आप चाहते हैं मैं आपके जो क्वेश्चंस हैं इसके भी आंसर करवा दूँ, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं इसके क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करूँगी। और या फिर अगर एक शॉर्ट नोट बनवाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं शॉर्ट नोट बनाने की कोशिश करूँगी। तो पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर।